भारत विरोधी किताब मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। 3 आरोपी, जी हां, तीनों आरोपी 10 दिन के रिमांड पर जम्मू कोर्ट में वर्चुअल पेशी हुई। 2 पब्लिशर्स पहले से थे ब्लैकलिस्ट। हिलाल अहमद और संतोष मीणा की तलाश, काउंटर इंटेलिजेंस की जांच जारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खबर यह है कि भारत विरोधी किताब मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। तीनों आरोपी 10 दिन के रिमांड पर हैं और जम्मू कोर्ट में वर्चुअल पेशी हुई। 2 पब्लिशर्स पहले से थे ब्लैकलिस्ट। हिलाल अहमद और संतोष मीणा की तलाश जारी, काउंटर इंटेलिजेंस की जांच जारी। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। खबर है, काफी अहम है। भारत विरोधी किताब मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जी हां, भारत विरोधी किताब मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है और बड़ी कार्रवाई के तहत 3 आरोपियों को 10 दिनों के रिमांड पर जम्मू कोर्ट में उनकी वर्चुअल पेशी भी हुई है। 3 आरोपियों के 10 दिनों के रिमांड पर दे दिया गया है। जम्मू कोर्ट में वर्चुअल पेशी हुई है। 2 पब्लिशर्स पहले से थे ब्लैकलिस्ट और अब जो खबर उसके मुताबिक हिलाल अहमद और संतोष मीणा की तलाश है। काउंटर इंटेलिजेंस की जांच जारी है। भारत विरोधी किताब मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। तीनों आरोपी 10 दिन के रिमांड पर जम्मू कोर्ट में वर्चुअल पेशी हुई। इनकी जम्मू कोर्ट में तीनों आरोपियों की वर्चुअल पेशी हुई है। 2 पब्लिशर्स पहले से थे ब्लैकलिस्ट। हिलाल अहमद और संतोष मीणा की तलाश, काउंटर इंटेलिजेंस की जांच जारी। समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, पूरा मामला क्या है? तो आपको पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले एक बड़ा तनाजा उठ गया था जब कई किताबें जो बीजेपी की तरफ से पहले इसको रेज किया गया था कि कई किताबें जो हैं वो लाइब्रेरीज में रखी गई हैं, सर्कुलेट की गई हैं, जिसमें एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, एंटी नेशनल जो टेररिस्ट हैं, सेपरेटिस्ट हैं, उनका गुणगान किया गया था। उसके बाद उनको बैन किया गया और उसके बाद जो पब्लिशर्स हैं और जो कंटेंट राइटर्स हैं जिन्होंने किताब लिखी है और जो छापी है उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया और उनकी तलाश की गई। उसके बाद कल ही पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया था, जिसमें इंद्रपाल सिंह है जो कि ओबरॉय बुक सर्विस के हैं, अमनदीप हैं और गिरीश अरोरा है। इन तीनों को कल अरेस्ट किया गया था और आज उनकी जम्मू कोर्ट में वर्चुअल पेशी हुई है और उनको अब 10 दिन के रिमांड पे भेज दिया गया है। तो जाहिर तौर पर है कि एक बड़ा एक्शन कल ही किया गया था, लेकिन अभी कुछ जो है 1 से 2 आरोपी जो हैं वो फरार हैं। लेकिन जो ये 3 आरोपी हैं जो जिसमें कहा कि पब्लिशर भी हैं, कंटेंट राइटर भी हैं, इन तीनों को फिलहाल 10 दिन की रिमांड पे भेज दिया गया है। उनसे पूछताछ होगी अब पुलिस की तरफ से और पूरा ये जो सारा खुलासा इनकी तरफ से ऑब्वियसली किया जाएगा कि आखिर किसके कहने पे उन्होंने ये सेपरेटिस्ट्स हैं, जो बड़े आतंकवादी हैं, जो एंटी नेशनल लीडर्स हैं, उनको किस तरह से उन्होंने इन किताबों में उनका उल्लेख किया और उनका एक तरह से अप्रिशिएबल कंटेंट लिखा, उनके प्रो कंटेंट लिखा। तो ये मैं आपको कहूं कि एक बड़ी कार्रवाई की गई है काउंटर इंटेलिजेंस की तरफ से और इसमें मैं आपको बता दूं कि कई और लोगों की तलाश अभी जारी है। उनके लिए छापे एक तरह से लगाए जा रहे हैं, छापे डाले जा रहे हैं और जाहिर तौर पर उनकी भी जो अरेस्ट है आज या कल जो है उसकी एक तरह से प्रेडिक्शन है। तो फिलहाल अगर हम कहें तो ये कोर्ट का बड़ा डिसीजन है कि 10 दिन के रिमांड पे इन तीनों आरोपियों को भेजा गया है। उनसे पूछताछ होगी और खुलासे इसमें सारा होगा, क्योंकि ये पहले एक सियासी तौर पर एक पॉलिटिकल रोज पे छिड़ा हुआ है। बीजेपी खासकर इस पर बहुत ही एग्रेसिव पोस्चर उन्होंने अपनाया हुआ है और उनकी मांग यह है कि एलजी मनोज सिन्हा को इसकी पूरी गहरी जांच करनी चाहिए और एलजी मनोज सिन्हा की डायरेक्शन पे ही इसकी पूरी जांच हो रही है। अब काउंटर इंटेलिजेंस ने अपना काम किया है। अभी 10 दिन की रिमांड को मिली है 3 अक्यूज को और 2 की तलाश अभी भी जारी है। जी समीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता समीर बता रहे थे कि किस तरह से इस मामले का खुलासा हुआ है और पहले ही ऐसी किताबों पर बैन लग गया था, उसके बावजूद अब जो कार्रवाई हुई उसमें भारत विरोधी किताब मामले में बड़ी कार्रवाई के बाद तीनों आरोपियों 10 दिन के रिमांड पर जम्मू कोर्ट में उनकी वर्चुअल पेशी भी हुई। 2 पब्लिशर्स पहले से ही ब्लैकलिस्ट थे। हिलाल अहमद और संतोष मीणा की तलाश जारी है।
और जो खबर है उसके मुताबिक 10 दिनों की रिमांड इन्हें सौंपी गई है। रिमांड में इनको दिया गया है। भारत विरोधी किताब मामले में कार्रवाई हुई है। तीनों आरोपी 10 दिन के रिमांड पर हैं और जम्मू कोर्ट में इनकी वर्चुअल पेशी हुई है। 2 पब्लिशर्स पहले से थे ब्लैक लिस्ट थे और उनमें अब जो खबर उसके मुताबिक हिलाल अहमद और संतोष मीणा की तलाश जारी है। काउंटर इंटेलिजेंस की जांच जारी है। कश्मीर में देर रात भूकंप आया। बारामूला में 3.6 तीव्रता का भूकंप आया। घबराकर घरों से बाहर निकले लोग। जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। ये तस्वीरें देखिए, इससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से भूकंप का असर वहां पड़ा था, लेकिन जान माल की ऐसी कोई क्षति नहीं हुई है। प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है। कश्मीर से खबर आपको दे रहे हैं। कश्मीर में देर रात आया भूकंप। बारामूला में 3.6 तीव्रता का भूकंप जो है वो महसूस किया गया और घबरा कर लोग घरों से बाहर निकल आए थे। जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है, लेकिन लोगों को ये महसूस जरूर हुआ कि एक कंपन हुई थी और घर जो है उनके हिल रहे थे। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त। ये तस्वीर देर रात की ही तस्वीर है जब कश्मीर में भूकंप का असर महसूस किया गया था। कश्मीर में रात में भूकंप आया था। मुनीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन पर ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीर, क्या लोगों को कैसे पता चल पाया? और ये हालांकि इसकी जो शिद्दत है वो कम थी 3.6, लेकिन फिर भी क्या वहां पर हालात हैं? लोग क्या बता रहे हैं इस बारे में? देखिए विशाल, जिस तरीके से ये भूकंप आया है और ये रात के 2 बजे आया है और उस वक्त जब सारे लोग जो है वो सोए हुए हैं, और क्योंकि जब हमने ये सीसीटीवी फुटेज से जो रिकॉर्ड किया गया है जी, जो वीडियो आया है, तो उससे साफ ज़ाहिर होता है कि अगर उसकी शिद्दत जो है कम ही है, मगर उससे कहीं ना कहीं लोगों में ये खौफ सता रहा था। क्योंकि जिस तरीके से 2014 में उड़ी में भूकंप आया था, उस वक्त काफ़ी तबाही मची थी, और उसके बाद जिस तरह ये भूकंप आया है बारामूला में, तो कहीं ना कहीं लोगों में खौफ जरूर सता रहा है। तो मगर कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ है। और हाँ, जरूर जो कच्चे मकान हैं और कई जगहों पे कुछ क्रैक्स हुए हैं, सुराख हुए हैं मकानों में, मगर उतना नुकसान नहीं हुआ है और सभी सेफ है। और ताहम अब लोग जो है सभी कह रहे हैं कि एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसके लिए जो कवायद ज़वाबित है, जब भी भूकंप आता है तो उस वक्त किस तरह हमें अपने आप को बचाना है, क्योंकि इससे पहले भी ये कहा गया है कि कभी भी कश्मीर में जो सेस्मिक जोन बताया गया है तो उसमें कभी भी ऐसा भूकंप आ सकता है, उस वक्त काफ़ी नुकसान हो सकता है। ये पहले ही माहिरीन ने ये अलर्ट जारी किया था, कई साल पहले से वो बता रहे हैं। तो उस लिहाज से लोग जो हैं अब उनको अवेयर करने की ज़रूरत है। अगर खुदा न खास्ता कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाए, कोई ऐसा भूकंप आ जाए, तो उस वक्त कैसे हमें सेफ मकामात पर जाना है, अपने आप को कैसे हमें महफूज करना है। तो इस कुल मिला के जो ये भूकंप आया है तो उसमें कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ है। हम जरूर है, लोगों में तशवीश है, लोगों में खौफ हिरास जरूर है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मुनीर हुसैन हुर्रा हमारे रिपोर्टर ये जानकारी दे रहे थे कि किस तरह इसे लोगों ने महसूस किया, और कई फुटेज जो है वो इस बात के शाहिद हैं कि हरकत हुई थी, कंपन हुआ था, लेकिन ये ज़रूर है कि इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और कठुआ से एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। कठुआ बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। बीएसएफ जवानों की फायरिंग के बाद घुसपैठिया पाकिस्तान लौट गया है। चेतावनी जो है वो नजरअंदाज करने पर बीएसएफ ने गोली भी चलाई। इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों की मुस्तैदी से घुसपैठ को नाकाम कर दिया गया। एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कठुआ से बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के कठुआ से बड़ी खबर। कठुआ बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश को, यानी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। बीएसएफ के जवानों की अलर्टनेस ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया। बीएसएफ जवानों की फायरिंग के बाद घुसपैठिया पाकिस्तान की तरफ लौटा। चेतावनी नजरअंदाज करने पर बीएसएफ ने गोली भी चलाई। दरअसल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो लगातार सतर्क रहती है, उसने इन्फिल्ट्रेटर्स के इन्फिल्ट्रेशन को महसूस किया था और चेतावनी दी थी, जिसके बाद वो वापस लौट गया। गोलियां भी चलाई थी बीएसएफ जवानों ने।
और लक्ष्मण शर्मा इस बात से मौजूद है फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। क्या डिटेल्स आ रही हैं? ये इन्फिल्ट्रेशन बिड जो है क्या किस तरह से इसको नाकाम किस तरह से किया गया? बीएसएफ ने कैसे नाकाम किया? देखिए, जैसे ही सुरक्षा बल पूरे तरीके से बीएसएफ के जवान अलर्ट थे और जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से एक घुसपैठिया भारतीय सीमा की ओर आ रहा था, जिस तरीके से जवानों ने चेतावनी दी और उसके बाद वो नहीं माना, जैसे ही एक फायर किया, दूसरे फायर बताया जा रहा है कि जो घुसपैठियों को लगा है, जिसके बाद वो घायल हुआ है और बताया ये भी जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि वो पाकिस्तान की ओर ही वापिस चला गया। जिस तरीके से लगातार सुरक्षा बलों को इनपुट्स यहाँ पर मिल रहे थे कि घुसपैठ की शंका जताई जा रही थी, तो उसी दौरान जो है एक हाई लेवल मीटिंग भी जम्मू कश्मीर के जिला सांबा और कठुआ में आईजी जो भीमसेन टूटी हैं वो कर रहे थे। और दूसरी ओर ये घुसपैठ की कोशिश जो है पाकिस्तान द्वारा यहाँ पर की गई है, जिसको जो है बीएसएफ के जवानों ने विफल कर दिया है। बता दें कि कठुआ का बविया इलाका है, लगातार यहाँ पर सुरक्षा बलों द्वारा यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, मॉक ड्रिल की जा रही हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। बता दें कि एक और अमरनाथ यात्रा चल रही है और दूसरे ओर जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान यहाँ पर नापाक हरकतें करते नजर आ रहा है, जिस तरीके से घुसपैठ कोशिश करने की यहाँ पर प्रयास जो है पाकिस्तान द्वारा यहाँ पर एक घुसपैठी की गई है, जिसको जो है बीएसएफ के जवानों ने जो है विफल कर दिया है। बता दें कि ये कोशिश जो है बविया इलाके में की गई थी, जिस दौरान जहाँ पर बीएसएफ के सतर्क जवानों ने जो है मुंह तोड़ जवाब देते हुए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए लक्ष्मण। तो बीएसएफ के जवानों ने अपनी दक्षता दिखाई, अलर्ट थे और एक नाकाम कर दिया उस कोशिश को जो घुसपैठियों ने कोशिश की थी। और आज पूरे दिन बंद रहेगी गंडोला सेवा। मेंटेनेंस के चलते लिया गया है फैसला। मेंटेनेंस के बाद सामान्य होगी गंडोला सेवा। कल से फिर शुरू होगी सेवा। जम्मू कश्मीर केबल कार ऑपरेशन ने यह जानकारी दी है। और दरअसल जो गुलमर्ग पे गंडोला सेवा है वो आज पूरे दिन बंद रहेगी। मेंटेनेंस के चलते यह फैसला लिया गया है। मेंटेनेंस के बाद सामान्य होगी गंडोला सेवा। कल से फिर शुरू हो सकती है गंडोला सेवा। जम्मू कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन ने यह जानकारी दी है। और मुनीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुलमर्ग से इस खबर पर सीधे ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीर, क्या अपडेट है इस गंडोला सर्विस के बारे में? देखिए विशाल, जिस तरीके से 25 मई को जो इंसिडेंट हुआ था गंडोला में और जिस दौरान 300 के करीब जो टूरिस्ट्स हैं वो उस वक्त वहाँ फंस गए थे, उस वक्त केबल कार कॉरपोरेशन के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने उस वक्त सबसे पहले उन्होंने यानी फ्रंट लाइन पे उन्होंने उनको बचा लिया है। और अगर जो उसके बाद बाकी चाहे पुलिस या एसडीआरएफ वो टीमें आई हैं, मगर वो लेट में आई हैं, मगर उस वक्त सिर्फ गंडोला केबल कार कॉरपोरेशन की जो मुलाजमीन हैं उन्होंने उस वक्त बचाया है। तो अब ये जो फैसला लिया गया है, 1 माह में 2 दिन गंडोला जो है वो रूटीन मेंटेनेंस के लिए बंद रहेगा। ये एक अच्छा कदम है। जिस तरीके से अगर हम मान लीजिए कि गंडोला रूटीन बेसिस पे चल रहे हैं, तो रूटीन में ही अगर 2 दिन इसकी मेंटेनेंस हो जाए, कहीं ना कोई ऐसा यानी कोई टेक्निकल फॉल्ट ना आ जाए, तो उसको जब निकाला जाए तो रूटीन बेसिस पे गंडोला जो है बगैर खलल के चल पाएगा। तो ये केबल कार कॉरपोरेशन के जो एमडी है या बाकी टेक्निकल टीमें हैं उसके लिए मुख्तस रखी गई है। जो उनकी टेक्निकल टीम है वो बगौर जायजा लेगी इस गंडोला सर्विस को। जब 1 माह में 2 दिन ये बंद रहेगा तो 2 दिन के दौरान तमाम टेक्निकल टीमें जो है वो तमाम केबिन्स का जायजा लेगी, तमाम मशीनरी का जायजा लेगी। तो उस लिहाज से ये एक अच्छा सेटअप उठाया है केबल कार कॉरपोरेशन ने, ताकि सयाह जो है वो बगैर किसी भी खलल के, बगैर परेशानी के वो गंडोला की सवारी कर सकते हैं। विशाल, यहाँ पे मैं आपको जरूर बता दूं कि जो टूरिस्ट जब भी गुलमर्ग आते हैं, कश्मीर आते हैं, तो उनकी जो पहली तरजीह रहती है वो गुलमर्ग में गंडोला रहती है, क्योंकि आफरबट और कोंगडोरी पे बर्फ होती है। इस बार भी अभी यानी जुलाई में भी थोड़ी बहुत बर्फ आफरबट पर मौजूद है, तो इसलिए तवज्जो का मरकज बन रहा है ये गंडोला। तो इस लिहाज से अब ये फैसला लिया गया है कि 1 माह में 2 दिन गंडोला की जो है वो रूटीन मेंटेनेंस रहेगी, और जिसके बायस इन 2 दिनों में गंडोला बंद रहेगा। और जो टूरिस्ट्स हैं उन्हें ये अपील की जा रही है कि उन 2 दिनों जब भी अनाउंसमेंट होगी जिन 2 दिनों की, तो उस वक्त यानी ये सर्विस जो है यानी मुअत्तल रहेगी। बहुत शुक्रिया अच्छा कदम के लिए मुनीर, शुक्रिया आपका। तो ये गंडोला सर्विस जो है वो अब एक रूटीन बन चुका है कि महीने में 2 दिन वो रूटीन रिपेयरिंग के तौर पर या मेंटेनेंस के तौर पर जो है उसे बंद रखा जाएगा। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला को भेजा लीगल नोटिस। बीजेपी ने
उमर अब्दुल्ला को लीगल नोटिस भिजवाया है। बीजेपी की उमर अब्दुल्ला से बयान वापस लेने की मांग है। बीजेपी की 100 करोड़ की मानहानि का केस करने की चेतावनी दी है। बीजेपी के 7 दिन के अंदर बिना शर्त माफी की मांग इस पर रखी गई है। एक अहम खबर, बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला को भेजा लीगल नोटिस। बीजेपी की उमर अब्दुल्ला से बयान वापस लेने की मांग। बीजेपी की 100 करोड़ की मानहानि का केस करने की चेतावनी, यानी बीजेपी की तरफ से चेतावनी दी गई है कि 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बीजेपी की 7 दिन के अंदर बिना शर्त माफी की मांग है कि उमर अब्दुल्ला 7 दिनों के अंदर बिना शर्त माफी मांगे, ऐसा बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला से मांग की है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उसी नोटिस की तस्वीर है। उमर अब्दुल्ला से बीजेपी ने माफी की मांग की है। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला को लीगल नोटिस भेजा है। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला को लीगल नोटिस भेजा है। बीजेपी की उमर अब्दुल्ला से बयान वापस लेने की मांग है। बीजेपी की 100 करोड़ की मानहानि का केस करने की चेतावनी है, यानी बीजेपी ने 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस करने की चेतावनी दी है उमर अब्दुल्ला को, और 7 दिनों के अंदर बिना शर्त बीजेपी ने माफी की मांग रखी है। बीजेपी चाहती है कि उमर अब्दुल्ला अपने बयान को लेकर माफी मांगे। बीजेपी ने इसके लिए 7 दिनों का वक्त दिया है। बीजेपी चाहती है कि 7 दिन के अंदर उमर अब्दुल्ला अपने बयान पर माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी का एक ओहदेदार, सुप्रीम कोर्ट का वकील, बीजेपी का ओहदेदार मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है हम 20 से 30 करोड़ एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो। उनको लगता है कि इन लोगों का ईमान इतना सस्ता है। आप फारूक तो यही वो बयान है जिसके खिलाफ बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला से माफी का मुतालबा किया है। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला के इसी बयान को टारगेट करते हुए, इसी बयान को निशाना बनाते हुए उमर अब्दुल्ला से माफी की मांग की है, और इसके लिए बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला को लीगल नोटिस भिजवाया है। उमर अब्दुल्ला से बीजेपी की मांग यह है कि उमर अब्दुल्ला अपना बयान वापस ले। हमारे साथ समीर जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, बयान मैं चाहूंगा एक बार फिर से जरा बयान की बात को भी दोहरा दें कि पूरा बयान दरअसल क्या था और किस नुक्ते पर खासतौर से बीजेपी को ऐतराज है, जिसकी वजह से बीजेपी ने ये नोटिस भिजवाया है, लीगल नोटिस भिजवाया है। और लीगल नोटिस में क्या कुछ दर्ज है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये मामला जो है 11 जुलाई का है। 11 जुलाई को चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में एक बड़ी रैली को खिताब कर रहे थे। वहां जब उन्होंने संबोधन किया तो उसी बीच उन्होंने एक बड़ा एलिगेशन लगाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े नेता हैं, बीजेपी से वकील भी हैं, उन्होंने एक सिटिंग एमएलए जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, जम्मू से हैं, उनको 20 से 30 करोड़ रुपए की एक रिश्वत दी थी। उनको कहा था कि आप 20 से 30 करोड़ रुपए आप ले जाइए, आपको हम मिनिस्ट्रियल वर्क दे रही है और स्टेटहुड का रेस्टोरेशन भी होगा। तो ये एक बड़ा एलिगेशन उन्होंने लगाया। और उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी के जो आर एस पठानिया है, जो कि एडवोकेट भी हैं और स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि हम अगर उमर अब्दुल्ला ये वापस नहीं लेते एलिगेशन तो जो उन्होंने कहा है तो हम डिफेमेशन केस कर सकते हैं। तो जब उमर अब्दुल्ला कल जम्मू में रैली कर रहे थे तो उन्होंने न सिर्फ अपनी बात को दोहराया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र हो, पंजाब हो या वेस्ट बंगाल हो, जहां जहां पे बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही थी वहां पे उन्होंने तोड़ा है, पार्टियों को तोड़ा है और एमएलए को खरीदा है। तो इस पर आज जो लीगल सेल है बीजेपी की, उन्होंने एक लीगल नोटिस दिया है, उमर अब्दुल्ला को भेजा है, जिसमें कहा गया है कि 7 दिन तक वो अपना जो केस, अपना जो एलिगेशन है, जो अपने कमेंट्स है, उनको वापस ले, नहीं तो 100 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस फाइल होगा। तो एक बड़ा कदम उठाया है बीजेपी ने, और बीजेपी ने मेल के जरिए ये डिफेमेशन केस जो है, डिफेमेशन की जो कॉपी है उसको उमर अब्दुल्ला को भेजी है। और लीगली जो पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि अगर
7 दिन के अंदर अंदर उमर अब्दुल्ला ने माफी नहीं मांगी, अपने बयान को वापस नहीं लिया, तो ये मामला तूल पकड़ सकता है और हम डिफेमेशन केस फिर अदालत में जाएंगे। तो कहने का मतलब है, इसका मतलब साफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को उमर अब्दुल्ला को बीजेपी साफ कह रहे हैं कि आप अपने बयान को प्रूव करिए, आप सबूत दीजिए। क्योंकि कल भी लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने प्रेस से जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसा तो किया नहीं। अगर उमर अब्दुल्ला कहते हैं तो उनको सबूत के साथ सामने आना चाहिए, सबूत देने चाहिए, ऐसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये मामला जो है अब बहुत बड़ा मामला बन गया है और जो 20 से 30 करोड़ रुपए की जो खरीद फरोख्त की बात है, ब्राइब देने की बात है, उस मामले ने बड़ा कर दिया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बार क्या रिएक्शन? बिल्कुल सबीर, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। इस वक्त रविंद्र रैना जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। रविंद्र रैना जी, ये जो खबर है ये काफी चौंकाती है। उमर अब्दुल्ला का ये बयान पर बीजेपी का इस तरह से नोटिस, क्या देख रहे हैं आपके ये जम्मू कश्मीर की सियासत को किस तरफ लेके जा रहा है? जी रविंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो हेलो जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी देखिए, श्री उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो जम्मू कश्मीर के चुने हुए चीफ मिनिस्टर हैं। जी जी, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर हैं। बिल्कुल। एक राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश का, यूटी का चीफ मिनिस्टर अगर ये इल्जाम लगाता है कि उनके एमएलए को 20-30 करोड़ में खरीदने की बात हुई है, उसको सरकार उनकी गिराने की कोशिश की गई है, ये बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और किसी आम आदमी ने नहीं लगाए हैं। ये जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला है जी, और पब्लिक डोमेन में बोला है। अब पब्लिक ये जानना चाहती है जी, वो कौन सा एमएलए था जिसको कांटेक्ट किया गया, वो कौन से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और बीजेपी के ऑफिस बियरर हैं जिन्होंने कांटेक्ट किया और कौन सी जगह कांटेक्ट किया। ये चीजें अब पब्लिक डोमेन में लाना बहुत जरूरी है, वरना इस किस्म के इल्जाम, इस किस्म के जो बातें करना उससे और निशाना साधना, तो ये हिट एंड रन नहीं होना चाहिए। अब उमर अब्दुल्ला साहब ने ये चीजें अगर बोली हैं तो उनको बताना चाहिए, उनको बताना पड़ेगा कि वो कौन सा व्यक्ति है जी जिसकी ओर उन्होंने इशारा किया, वो कौन सा सुप्रीम कोर्ट का वकील है जिसने ये सारा षड्यंत्र, ये साजिश खेली है, उसका नाम तो उनको बताना पड़ेगा। जी जी, लेकिन रविंदर जी आप खुद ये कह रहे हैं, आप ये खुद कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप भी इतने सीजन पॉलिटिशियन हैं, आपको क्या लगता है कि उमर अब्दुल्ला ने ये बातें बिना नापे तोले कह दी होंगी, ऐसे बयान दे दिए होंगे? देखिए, मैंने भी जब श्री उमर अब्दुल्ला का वो भाषण सुना और उस भाषण में श्री उमर अब्दुल्ला साहब का वो इल्जाम तराशी जो उन्होंने की, जो ये कहा कि 20-30 करोड़ का जिक्र किया और बीजेपी पर इल्जाम लगाए, मुझे भी बहुत हैरानगी हुई। मुझे भी बहुत हैरानी हुई। राजनीति में पॉलिटिक्स में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, चलते रहते हैं जी, लेकिन जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, और वो भी एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठा व्यक्ति जी, इस प्रकार के अगर इल्जाम लगाएगा, इस किस्म के अगर वो दोषारोपण करेंगे, तो हमें तो जवाब देना, हम भी पॉलिटिकल पार्टी, हमें भी पता होना चाहिए कौन से व्यक्ति हैं जी, क्योंकि बीजेपी कभी इस प्रकार का काम नहीं करती है। हमने उसी वक्त ये कहा था कि बीजेपी outrightly reject such claims. These allegations are baseless and misleading. जी, में कोई सच्चाई नहीं है, ये बेबुनियाद आरोप है जी। अगर किसी ने, हो सकता है किसी ने इस प्रकार की साजिश रची हो सकता है किसी ने कोई इस किस्म का कोई साजिश बनाई हो, लेकिन उसका हमें भी पता लगना चाहिए और साथ ही साथ पब्लिक को भी, आवाम को भी जी ये पता लगना चाहिए। रविंदर जी शुक्रिया आपका, रविंदर जी शुक्रिया। अब आपकी पार्टी ने नोटिस तो दे ही दिया है, देखते हैं क्या जवाब आता है। जावेद हसन बेग साहब जुड़ चुके हमारे साथ, एनसी के एमएलए हैं। जावेद बेग साहब,
काफी मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। उमर अब्दुल्ला साहब ने जो बयान दे दिया कि फला किसी लीडर ने, फला पार्टी के लीडर ने ये लालच दी है, ये दबाव बनाया है कि आप इधर हमारे साइड चले आइए वगैरह वगैरह। बीजेपी ने अब नोटिस, लीगल नोटिस दिया है उमर अब्दुल्ला के नाम पर। आपको इस बात की जानकारी मेरे ख्याल से जरूर होगी, आप क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले पर? इस मामले में जो उमर साहब ने स्टेटमेंट दी है, जाहिर सी बात है कि उमर साहब के जो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है उसको जहन में रख के दी है। उमर अब्दुल्ला साहब कोई गैर जिम्मेदार आदमी नहीं है कि वो कोई बात हवा में कर देंगे। मैं आपको ये कहता हूँ कि बहुत सारे एमएलए जो हैं उन्होंने ये बात बताई है उमर साहब को, सिर्फ किसी एक एमएलए ने नहीं बताई है, बहुत सारे एमएलए ने ये बात बताई है कि उन्हें बराह रास्त डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अप्रोच किया गया है। वक्तन फवक्तन उनको अप्रोच किया गया है कि अगर आप हमारा साथ दें तो हम एक अल्टरनेटिव यहाँ दे सकते हैं। और ये आज की बात नहीं है, जम्मू और कश्मीर की सियासत में या मुल्क की सियासत में जो ये हॉर्स ट्रेडिंग है, ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन रविंदर रैना से भी हमारी बात हुई थी, जावेद हसन बेग साहब, उनका कहना था कि उमर अब्दुल्ला को ये नाम पब्लिक के सामने लाना चाहिए कि आखिर वो कौन से एमएलए हैं जिनको कॉन्टैक्ट किया गया और किसने कॉन्टैक्ट किया। जाहिर सी बात है कि जब ये बात होगी तो फिर बहुत सारी लेट मी फिनिश माय स्टेटमेंट। जी हाँ। मैं अर्ज ये कर रहा था कि आपको मालूम होगा कि एक मर्तबा पार्लियामेंट के अंदर रुपयों के बक्से पकड़े गए, पार्लियामेंट के अंदर। हाँ। तो ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में या मुल्क की सियासत में हॉर्स ट्रेडिंग के लिए राहवानी की जा रही। क्या हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में ऐसा नहीं हुआ? क्या क्रॉस वोटिंग नहीं हो जाती? क्या लोग स्विच ओवर नहीं करते? क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को डिस्टेबलाइज नहीं किया जाता? तो ये जम्मू कश्मीर और मुल्क की सियासत में आप भी जानते हैं ये होता है। और जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसी फोर्सेज हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो उमर साहब की स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सच्ची है। अगर इसमें कोई रुकावट है कि बीजेपी इस वक्त तक, बीजेपी के जो लोग ये चाहते हैं उनको कामयाबी नहीं मिली है, तो उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते। ये जो जावेद साहब वक्त की थोड़ी कमी है, माजरत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आपका, हमने आपका टेक लिया है, बहुत शुक्रिया जावेद साहब।